शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं भारत की प्रमुख खारे पानी की झीलों के बारे में। यूपीएससी ने 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें अभी तक देखा जाए ना तो जैसे कि पूर्वी घाट की नदियां हों, चाहे वो खारे पानी की झीलों हो, पार्टिकुलरली किसी एक स्टेट के ऊपर वो फोकस कर देता है। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखे थे कि पूर्वी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम उसने पूछा था। पार्टिकुलरली वहाँ से आंसर ये निकला कि उड़ीसा की जो निकलने वाली नदियाँ हैं ज़्यादातर उन्हीं के नाम उसने पूछ लिया था। इस बार इसने क्या क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन में राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं उसको पूछ लिया है। और उनकी खास बात यह है कि सारी की सारी ये खारे पानी की झीलें हैं। अब चूंकि फेमस फेमस जो झीलें हैं उनके नाम सबको पता रहते हैं। ज़्यादातर हमें मीठे पानी की झीलें याद रहती हैं, खारे पानी की थोड़ी सी फेमस झीलें याद हैं हमको, जैसे कि सांभर झील हो गया, चिल्का लेक हो गई। लेकिन हमें छोटी मोटी जो झीलें हैं उनके नाम याद नहीं रहते हैं, और इसी पर आधारित क्वेश्चन बना दिया गया है। पूछा गया है, नाम बताया गया है झीलों के नाम आप सुन लीजिए, डीडवाना, कुचामान, सरगोल और खाटू। पूछा है ये किन के नाम है, क्या ये ग्लेशियर है, क्या ये मैंग्रोव एरिया है, रामसर साइट है, या फिर सैलाइन लेक है। तो सारी की सारी ये जो झीलें जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं वो खारे पानी की झील हैं, सैलाइन लेक्स हैं। तो डीडवाना, कुचामान, सरगोल और खाटू सारी की सारी राजस्थान की झीलें हैं। डीडवाना जो है नागौर डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है। इट हैज़ फेमस डीडवाना साल्ट वाटर लेक। कुचामान लेक जो है नागौर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है, राजस्थान के। इस प्रकार से देखा जाए ना तो सारी की सारी राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं वो यहाँ पर यूपीएससी ने 2021 में पूछा था। तो हमें भी इसी हिसाब से तैयारी करना चाहिए। हमें लिस्ट तैयार करना पड़ेगा कि मीठे पानी की झील कौन कौन सी, भारत की खारे पानी की झील कौन कौन सी है। क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये भी हो सकता है कि ये पूछ ले कि इनमें से कौन सी झील जो है राजस्थान की नहीं है। इस प्रकार से घुमा करके कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसी हिसाब से हमें तैयारी करनी। खाली झील, फेमस फेमस झीलों के बारे में कुछ कुछ विशेषताएं याद करके यदि हम यूपीएससी देने जाएंगे तो हमसे पेपर नहीं निकलने वाला है। इसके बाद सीधे हम चलते हैं पीआईबी की तरफ और देख लेते हैं पीआईबी की पहली न्यूज़। तो पीआईबी की फर्स्ट न्यूज़ आई है भारतीय विज्ञान कांग्रेस से संबंधित। ठीक है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जिसको हम इंग्लिश में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन या फिर शॉर्टकट में आईएससीए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये काम करती है। इस संस्था की स्थापना 1914 में की गई थी। हर साल जनवरी के पहले सप्ताह में इसका सम्मेलन होता है। इसकी स्थापना भारत में साइंस को बढ़ावा देने के लिए करी गई थी। स्थापना की यदि हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जैसे ही भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था की स्थापना भी अंग्रेजों ने ही करी थी। जे.एल. साइमनसन और पी.एस. मैकमोहन नामक दो अंग्रेज रसायन विज्ञों ने 1914 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था की बुनियाद रखी थी। इस संघ के तत्वाधान में ही हर साल जनवरी महीने में वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होता है। आशुतोष मुखर्जी की अध्यक्षता में इसकी पहली सभा 15 जनवरी से 17 जनवरी 1914 के बीच में कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी सभागार में संपन्न हुई थी। तमिलनाडु के चिदम्बरम नामक नगर में 94 नंबर की विज्ञान कांग्रेस का आयोजन संपन्न हुआ था। उद्देश्य की यदि हम बात करें तो भारत में साइंस को और भी ज़्यादा उन्नत करना, उसको बढ़ावा देना, भारत में उपयुक्त स्थान पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजित करना, ऐसी कार्यवाही, संपादनों, कार्य विवरणों और अन्य प्रकाशनों का प्रकाशन किया जाएगा जिससे वांछनीय माना जाता है। इसके साथ साथ में निधि प्रभुत्व का मैनेजमेंट करना, सुरक्षा करना, ताकि विज्ञान की उन्नति हो सके। मतलब पैसे का जो मैनेजमेंट है उसको लेकर के यहाँ पर बात करी जाती है। उपयुक्त उद्देश्यों और कारणों के लिए अन्य कोई भी कार्य, मामला और वस्तु संचालन या फिर अनुषंगिक की जरूरत को पूरा करना। प्रथम बैठक की हम बात कर चुके हैं। इसकी कौन कौन सी समितियां हैं
जैसे गार्हस्थ विज्ञान, विज्ञान और समाज, कौन कौन सी जनसभाएं हैं, इनके नाम यहाँ पर बताया जाता है। सत्र आयोजन की यदि हम बात करें तो रजत जयंती इसने कब मनाया था? कलकत्ता में 1938 में। और इसके अध्यक्ष थे नेल्सन के लॉर्ड रदरफोर्ड। और स्वर्ण जयंती कब बनाई गई थी? अक्टूबर 1963 में दिल्ली में DS कोठारी की अध्यक्षता में इसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 विशेष प्रकाशनों का आयोजन भी किया गया था। ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन और 50 ईयर्स ऑफ द साइंस इन इंडिया, 50 साल पूरे होने पर ये आयोजन किया गया था। फिर बात करें यदि हम हीरक जयंती, डायमंड की जिसको बोलते हैं, तो 3 जनवरी से 9 जनवरी 1973 को चंडीगढ़ में मनाया गया था और इसके अध्यक्ष थे भगवंतम की अध्यक्षता में। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं हिस्ट्री में देश की पहली महिला टीचर की कहानी, कब उनका जन्म हुआ, लड़कियों के लिए खोले उन्होंने 18 स्कूल, इसके साथ साथ जिंदगी भर महिलाओं के अधिकारों के लिए वो लड़ती रहीं। उनका नाम था सावित्री बाई फूले, देश की पहली महिला टीचर, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा फेमस है। इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को सतारा में। उनके पति ज्योतिराव फूले भी एक प्रसिद्ध चिंतक और लेखक थे। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जो कि हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ हैं मेनली उसी के ऊपर फोकस की गई थी। ज्योतिराव फूले, बहुत ही फेमस किताब है, इसको आप जरूर पढ़िए। सावित्रीबाई एक समाज सुधारक, शिक्षिका और कवयित्री थी। तो 3 जनवरी 1831 में देश की पहला महिला टीचर सावित्रीबाई फूले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा के नाय गांव में एक किसान फैमिली के यहाँ हुआ था। उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में अहम भूमिका निभाई थी और भारत में महिला शिक्षा की अगुवा बनी थी। सावित्रीबाई फूले को भारत की सबसे पहली आधुनिक नारीवादियों में से एक माना जाता है। 1840 में 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई का विवाह 13 साल के ज्योतिराव फूले से हो गया था। बाद में इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। महिला शिक्षा पर इनका ज़्यादा जोर रहता था। इसके साथ साथ में लड़कियों के लिए 18 स्कूल इन्होंने खोले थे। तो अपने पति ज्योतिराव के साथ मिलकर उन्होंने महिला शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। देश में लड़कियों के लिए पहला स्कूल सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिराव ने 1848 में पुणे में खोला था। इसके बाद सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिराव ने मिलकर के लड़कियों के लिए 17 और भी ज़्यादा स्कूल खोले थे। 1998 में भारतीय डाक विभाग ने सावित्रीबाई फूले पर एक डाक टिकट भी जारी किया था उनके सम्मान में। तो न केवल इन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए ही काम किया बल्कि समाज में व्याप्त भ्रष्ट जाति प्रथा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। जाति प्रथा को खत्म करने के लिए उन्होंने अछूतों के लिए अपने घर में एक कुआं बनवाया था। सावित्रीबाई न केवल एक समाज सुधारक थी बल्कि वो दार्शनिक और कवयित्री भी थी। उनकी कविताएं ज़्यादातर प्रकृति, शिक्षा और जाति प्रथा को खत्म करने पर केंद्रित हुआ करती थी। इसके साथ साथ में विधवा और जो रेप की पीड़िता हैं उनके लिए कई सारे कदम उठाए थे। प्रेग्नेंट रेप विक्टिम की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर ऐसी पीड़िताओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नाम से एक देखभाल केंद्र भी खोला था। विधवाओं के दुखों को कम करने के लिए उन्होंने नाइयों के खिलाफ एक हड़ताल का नेतृत्व किया ताकि वे विधवाओं का मुंडन ना कर सकें, जो उस समय की एक प्रथा हुआ करती थी। तो बच्चे पढ़ाई कैसे करके करेंगे, स्कूल छोड़ने से उनको कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए उन्होंने कई प्रयास किए। वो बच्चों को स्कूल जाने के लिए उन्हें वजीफा देती थी। ऐसे वक्त में जब अपने देश में जाति प्रथा चरम पर थी तो उन्होंने अंतर जाति विवाह को बढ़ावा दिया था। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी जो बिना पुजारी और दहेज की विवाह का आयोजन करता था। ये इतना अच्छा कदम इन्होंने उठाया है, आप सोचिए। सत्य शोधक समाज, बिना पुजारी और बिना दहेज की विवाह का आयोजन किया जाता था। 1897 में पुणे में प्लेग फैला था और इसी महामारी की वजह से 66 साल की उम्र में इनका निधन 10 मार्च 1897 को पुणे में हो गया था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं रानी वेलु नचियार। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, जैसे झांसी की रानी थी सेम टू सेम वैसे ही इनको आप समझ सकते हैं कि उन्हीं की ये नमूना थी, प्रतिरूप।
रानी वेलु नाचियार तमिलनाडु के शिवगंगई क्षेत्र की धरती पर जन्मी और अंग्रेजों से युद्ध में जीतने वाली पहली रानी थी। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से काफ़ी पहले अंग्रेजों से लोहा लिया था और उनको नाक और चने चबुआ दिए थे। तमिल उन्हें वीर मंगाई मतलब बहादुर महिला कह करके बुलाते हैं। इनका जन्म 3 जनवरी 1730 को रामनाड साम्राज्य के राजा चेलमुथु विजय राघुनाथ सेतुपति और रानी स्कंदी मुथुल के घर में इनका जन्म हुआ था। रानी वेलु को किसी राजकुमार की तरह ही बहुत सारी कलाएं सिखाई गईं, जैसे कि घुड़सवारी, तीरंदाजी और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई थी। कई सारी भाषाओं को उनको ज्ञान दिया गया, जैसे कि अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू। 1746 में जब वेलु नाचियार 16 साल की हुई तब उनका विवाह शिवगंगा के राजा मुथुवाडु गनथार पेरियार उड़िए थेवियार के साथ में हुआ था। दोनों की एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था वेल्लाची। लगभग 2 दशकों तक शांति से राज करने के बाद अंग्रेजों की नज़र इस राज्य पर पड़ गई थी। शिवगंगा पर अंग्रेजों का आक्रमण होता है। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेज सेना और अरकोट के नवाब की सेनाओं ने मिलकर के शिवगंगई पर आक्रमण किया था। कलैयार कोली युद्ध नाम से इस युद्ध में वेलु नाचियार के पति और कई सारे सैनिक मारे गए। उस समय के सबसे विध्वंसक युद्धों में वो एक माना जाता है। अंग्रेजी सेना ने किसी को नहीं बख्शा था, बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे महिलाएं, सभी को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन वेलु नाचियार और उनकी पुत्री यहाँ से साकुशल बच गई थी। वेलु नाचियार और उनकी पुत्री वेल्लाची शिवगंगा के मारुत भाइयों और कुछ अन्य लोगों की सहायता से ही तमिलनाडु के डिंडीगुल में गोपाला नायकर के यहाँ आकर रहने लगे। यहाँ रहकर रानी ने अंग्रेजों से अपना राज्य वापस लेने की योजना बनाई थी और कई शासकों के साथ दोस्ती बढ़ाया था। सबसे पहले मैसूर के हैदर अली से इनकी मुलाकात होती है। तो रानी वेलु किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को अपनी मिट्टी से बाहर करना चाहती थी। ठीक है, तो डिंडीगुल में रह रही थी। उसी टाइम में इन्होंने मैसूर के शासक हैदर अली से मुलाकात किया। रानी वेलु ने उर्दू में बातचीत करके और अपने साहस का परिचय देकर के हैदर अली को चौंका दिया था। अब हैदर अली भी अंग्रेजों से लोहा लेना चाहते थे, इसमें मदद करना चाहते थे। तो हैदर अली ने रानी वेलु को अपनी दोस्ती का सबूत देने के लिए अपने महल के अंदर एक मंदिर बनवाया था। हैदर अली ने उनको डिंडीगुल किले में उनकी अतिथि बनकर रहने के लिए निमंत्रण भेजा। हैदर अली ने रानी को 400 पाउंड और 5000 सैनिक देकर मदद भी किया था और इस प्रकार से धीरे धीरे अपनी सेना बढ़ाने लगी। नवाब के कहने पर यह शिवगंगा वापस लौट गई थी। फिर अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ा था। एक यहाँ पर सबसे खास घटना यह है रानी वेलियार से लेकर के रानी वेलु से लेकर के इतिहास में पहला सुसाइड बम हमला करने की योजना इन्होंने ही बनाई थी। रानी की सेना की कमांडर और उनकी वफादार थी क्वीली। इस योजना के लिए खुद को इन्होंने बलिदान किया और वो आगे बढ़ी। इन्होंने खुद पर घी डाला, आग लगाई और अंग्रेजों का जो गोला बारूद और हथियार का घर था, स्टोरेज था, वहाँ पर जाकर के कूद गई। इस तरह वीर क्वीली ने अंग्रेजों की सेना को कमज़ोर कर दिया और वीरगति को प्राप्त हुई थी। क्वीली को इतिहास का पहला सुसाइड बम हमलावर भी माना जाता है। कुछ हिस्टोरियंस रानी वेलु की गोद ली हुई पुत्री भी उनको कहती हैं। रानी की एक और गोद ली हुई पुत्री थी उदयाल। एक दूसरे हमले में उदयाल ने खुद को बलिदान देकर के अंग्रेजों का शस्त्र घर नष्ट कर दिया था। रानी ने उनकी स्मृति में उनके नाम से महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी भी बनाई। इसके बाद वाली न्यूज़ है फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कर्ब्स ऑन फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है जो मिनिस्टर्स लोग हैं उनकी फ्री स्पीच पर हमें एक्स्ट्रा कर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा कोई रोक टोक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कर्ब्स ऑन फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स। अब यदि हम बात करें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के, तो आर्टिकल 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। बोलने की आज़ादी,
इसके अलावा हम सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्वक, सहकारी समिति या फिर संघ का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हम भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूम सकते हैं, बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं, या फिर हमें व्यापार करने और कारोबार करने का अधिकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिया गया है। इसी में आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जो आर्टिकल नंबर 19 था उसमें पहले 7 अधिकार हुआ करते थे, लेकिन बाद में संपत्ति को खरीदने, उस पर अधिग्रहण करने या फिर बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है। तो हम यदि बात करें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो प्रत्येक नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार को दर्शाने, अपने मत देने, विश्वास और अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत सारी बातों को शामिल किया है। लगभग 10 पॉइंट यहाँ जाते हैं, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। न्यूज़ को यदि हम देख लें तो जैसे कोई मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, उस स्टेटमेंट को हम ये नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट ने वो स्टेटमेंट दिया है और वो पूरी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। पीएम हो चाहे सीएम हो, डज नॉट हैव डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर ऑल मेंबर्स, ऐसा बेंच का कहना है। प्रधानमंत्री मेन होता है, इसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री मेन होता है। अब डिसिप्लिनरी कंट्रोल पीएम के हाथ में भी नहीं है, सीएम के हाथ में भी नहीं होता है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्यूसडे के दिन कुछ वर्डिक्ट सामने आया है, जिसको लेकर के ये न्यूज़ छपी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे के दिन कहा है, देयर इज़ नो रीज़न टू इम्पोज एडिशनल रिस्ट्रिक्शन, एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगा सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ मिनिस्टर के ऊपर, एंड द गवर्नमेंट इज़ नॉट विकारियसली लाएबल, विकारियसली मतलब परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, क्योंकि जैसे कि यदि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरी गवर्नमेंट बीजेपी की है, मेरे किसी मिनिस्टर ने कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया है, तो इसके लिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट इनडायरेक्टली लाएबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है फॉर डिस्परेजिंग रिमार्क्स। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, डिस्परेजिंग मतलब होता है अपमानजनक रिमार्क मेड बाय देम इवन इफ द कमेंट्स आर ट्रेसेबल टू स्टेट अफेयर, भले ही वो जो कमेंट किए गए हैं उनको हम उनकी सत्यता की जांच कर सकें, ठीक है, और मीन टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट, भले ही वो गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट भी करते हैं, लेकिन जो है हम पूरी पूरी गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें जस्टिस नागरत्ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा था कि मंत्री के बयान को सामूहिक जिम्मेदारी की थ्योरी के अंतर्गत सरकार का बयान आप नहीं कह सकते कि मंत्री ने कह दिया, इसका मतलब सरकार नहीं बोल दी। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कुछ मुद्दों पर अपने फैसले अलग दिए, जिसमें नफरती और अपमानजनक भाषणों पर भी चिंता जताई थी। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि घृणास्पद भाषण या फिर अपमानजनक भाषा संविधान की प्रस्तावना में मूलभूत मूल्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लक्ष्यों पर हमला करती है। राजनीतिक दलों को अपने सदस्यों के भाषणों पर कंट्रोल करने के लिए आचरण संहिता लागू करनी चाहिए। कुछ अच्छी बातें यहाँ पर निकल करके सामने आई हैं। इसके साथ ही जस्टिस नागरत्ना ने मंत्री के बयान पर सरकार की जिम्मेदारी के सवाल पर 4 न्यायाधीशों से अलग राय व्यक्त करते हुए कहा, अगर बयान मंत्री की आधिकारिक हैसियत से दिया गया है तो सरकार की जिम्मेदारी मानी जाएगी, लेकिन अगर व्यक्तिगत हैसियत से दिया जाता है तो मंत्री की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर एकदम बिल्कुल क्लियर बातों में यहाँ पर अंतर स्पष्ट कर दिया गया है। तो पार्टिकुलरली यदि देखा जाए ना, तो ये जो डिसीजन आया है वो एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि 2016 में एक रेप पीड़िता थी, उसके ऊपर एक बयान दिया गया था सरकार के एक मिनिस्टर के द्वारा। तो उस समय में
मिनिस्टर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या इससे दुष्कर्म पीड़िता की भावनाओं को कोई आहत तो नहीं हो रहा, कोई ठेस तो नहीं पहुंच रही है। ये सारी बातें हैं, इसी के चलते चलते ये जजमेंट आया था। इसलिए नागरत्ना ने थोड़ा था डिफरेंस जजमेंट दिया था, और बाकी के जो जज थे उनका अलग था, इन्होंने सरकार का सपोर्ट किया था। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड पहली न्यूज़ थी जिसको हम देख चुके हैं। इसके बाद सीधे चलते हैं हम एडिटोरियल वाले पेज में और देख लेते हैं एडिटोरियल को। पहला जो एडिटोरियल आया है वो भारत में नोटबंदी के जजमेंट को लेकर के आया है। कल हमने इस न्यूज़ को डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर जो 5 जजों की बेंच थी उसमें से 4 लोगों ने गवर्नमेंट का समर्थन किया था कि जो नोटबंदी की प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत नोटबंदी की गई थी वो बिल्कुल सही थी। लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने सरकार के खिलाफ या फिर 4 जजों के खिलाफ में अपना जजमेंट दिया था। उनका कहना था कि देखिए, आरबीआई का जो बोर्ड बनाया गया है आरबीआई की तरफ से, वो सिफारिश करता है किसको? केंद्र सरकार को। यहाँ तो उल्टा हो गया है, केंद्र सरकार ने आरबीआई के बोर्ड की किसी भी प्रकार से क्या है अनुमति नहीं ली थी या फिर सिफारिश नहीं ली थी और डायरेक्ट नोटबंदी का कदम उठा दिया था। यहाँ पर मेन फैक्ट ये निकल करके सामने आता। दूसरा टाइमिंग को लेकर के था कि कैसे करके आप जो है लोगों को बहुत कम टाइम दिए हैं नोटबंदी के लिए। तो ये जो जजमेंट आया है, जजमेंट जजमेंट के माध्यम से हमें ये पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट फेल हो गया है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए। अब आप हम देखते हैं कि ज़्यादातर बार बार दोहराया जाने वाला न्यायिक दृष्टिकोण क्या है? ऑफ रिपीटेड, बार बार दोहराया जाने वाला जुडिशियल व्यू, कोर्ट मस्ट डिफर्स। ठीक है, कोर्ट मस्ट डिफर्स, डिफर्स का मतलब होता है टाल देना चाहिए, टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जजमेंट इन मैटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी। सरकार यदि इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी के ऊपर कोई काम कर रही है तो ऐसे जजमेंट को आप टाल दो। ऐसा बार बार दोहराया जाने वाला क्या है? जुडिशियल व्यू होता है। इसके साथ साथ में देयर इंटरवेंशन आर नॉर्मली लिमिटेड टू इंस्टांसेस वेयर एग्जीक्यूटिव डिसीजन आर पल्पेबल आर्बिटरी। पल्पेबल मतलब मनमाना, आर्बिटरी का मतलब होता है मनमाने ढंग से, या फिर पेटेंटली इलीगल। वो कब इंटरवेन करती है सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट? जब कोई भी काम इलीगल तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसी के बैकड्रॉप में, बैकड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि, इट इज़ नो सरप्राइज, ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि 5 जज की जो बेंच थी उसमें से 4 कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच जो कि 5 जजों की थी उसमें से 4 ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सरकार के समर्थन में जजमेंट दिया था। 8 नवंबर 2016 को जो डीमोनेटाइज करने की घोषणा की गई थी, विमुद्रीकरण की घोषणा करी गई थी 500 और 1000 के नोटों को लेकर के। ठीक है, ये सही कदम है, मतलब कि इसमें जो प्रोसेस को अपनाया गया है वो एकदम सही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। लेकिन इस जजमेंट से उन लोगों को ज़रूर पीड़ा पहुंची होगी, उनका दुख ज़रूर हल्का हुआ होगा जो कि उस समय में झेले थे। और दुख झेलने वाले, कष्ट झेलने वाली कोई और नहीं थे, आम जनता ही थी जो कि उन्होंने उस टाइम में फेस किया था। लेकिन मेन जो बात यहाँ से निकल करके सामने आती है वो ये है कि क्या डीमोनेटाइजेशन करने से रियल में जो फेक करेंसी है उसमें कमी आई है, क्या आतंकवाद में कमी आई है? ये सारे क्वेश्चन आज भी उठते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा डीमोनेटाइजेशन सक्सेस नहीं हुआ पाया है जितना सरकार का कहना था। तो जो स्कोप ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन है वो क्या था? केवल और केवल एग्जामिन करना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। सरकार की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है केवल और केवल जजमेंट इसी पर आधारित था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं मेजॉरिटी बेस पर अनक्रिटिकल इंडोर्समेंट हमें सामने आया प्रोसेस को लेकर के। ये कह दिया गया कि ये जो प्रोसेस थी फ्लॉ से फ्री थी, मतलब इसमें कोई भी गड़बड़ियाँ या फिर कमियाँ नहीं थी। इसके बाद वाला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं जो कि एनिमल क्रुएल्टी
को रोकने की बात करता है। कई कई जगह पर हम देखते हैं कुछ कुछ खेलों में, जैसे कि बस्तर के एरिया में यदि आप चले जाओगे तो मुर्गा की टांगों में चाकू बांध करके उनको लड़वाते हैं। वहीं तमिलनाडु की तरफ यदि हम जाते हैं तो जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है, जिस जिसमें हो सकता है कि किसी न किसी प्रकार से डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से जो सांड है उनको चोट पहुंचती हो। तो एनिमल क्रुएल्टी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अभी डिसीजन पेंडिंग में है, उस पर सुनवाई होने वाली, उसी को लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है। तो बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिलीवर करेगी अपने निर्णय को, वैलिडिटी ऑफ तमिलनाडु's लॉ परमिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ जल्लीकट्टू। तमिलनाडु एक नियम कानून लेकर के आया है जो कि परमिशन प्रोवाइड करता है हम अपने राज्य में जल्लीकट्टू खेल को। जल्लीकट्टू के बारे में बताया जा रहा है, इसका आयोजन किया जाता है पोंगल के सीजन में। जल्लीकट्टू एक प्रकार का स्पोर्ट है जहां पर जो व्यक्ति होते हैं एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं कि कैसे करके हम बुल की सांड की हम्प्स मतलब उसका जो कूबड़ होता है उसको पकड़ते हैं, ठीक है, और उसको कुल मिलाकर के कंट्रोल करने का काम करते हैं। यहाँ जो हम्प्स वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब होता है कूबड़। तो 2014 में क्या हुआ था, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा, ये डिसीजन आया था जिसमें 2 जज की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर कर दिया था जल्लीकट्टू को इलीगिटिमेट मतलब नाजायज, गलत ठहराया था। कोर्ट ने ये पाया था कि ये जो प्रैक्टिस है ये काफ़ी क्रूएल है। क्रूएल का मतलब होता है क्रूर, एंड काज द एनिमल अननेसेसरी पेन, इसके चलते चलते अननेसेसरी पेन होता है उस जानवर को, एंड सफरिंग मतलब पीड़ा पहुंचती। सिंस देन तमिलनाडु हैज मेड इफोर्ट टू करेक्ट, तब से ही लेकर के तमिलनाडु हमेशा से प्रयास किया है कि हम इसको पुनर्जीवित करें, इस स्पोर्ट्स को, इसकी लीगैलिटी को लेकर के। इट इज़ दैट एक्ट ऑफ रिवाइवल विच इज़ नाउ एट स्टेक। तो हम आप अभी ये देख रहे हैं, यह पुनरुद्धार का कार्य है जो अब दांव पर लग गया है क्योंकि अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। पशु अधिकार और सुरक्षा को लेकर के यदि हम बात करें, ओरल आर्गुमेंट जो दिया जाता है केसेस में, ठीक है, मामले में किए गए मौखिक तर्कों ने हमें ये दिखाया है कि विवाद में शामिल कुछ मुद्दे कितने ज़्यादा जटिल हैं। कुछ मायनों में जब पशु कल्याण के प्रश्नों को संबोधित करने की बात आती है तो सुनवाई में संविधान में निहित कमियों को भी बताया जाता है। इसलिए अदालत अपने सामने आने वाले सवालों को कैसे हल करती है, इसका हमारे देश में पशु अधिकारों और सुरक्षा के भविष्य पर गहरा असर पड़ सकता है। तो किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं दी गई है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, विच डील विद फंडामेंटल राइट आर एक्सप्लिसिटली कन्फर्ड ऑन एनिमल्स, मतलब इसमें पशुओं को बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समानता का अधिकार, और 21 क्या कहता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। व्यक्ति का अभी तक हम सोच रहे थे मनुष्य, या कुछ मामलों में मनुष्यों का ग्रुप होगा, जैसे कि कोई निगम है, ट्रस्ट है, इसी प्रकार से। तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है कि सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे कि नागरिकों के कर्तव्य होते हैं, वैसे वैसे उसी प्रकार से कुछ सरकार के भी उत्तरदायित्व होते हैं जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है, उस सुधार के लिए राज्य और मानव पर रखी गई जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। लेकिन ये क्या है, अनफोर्सिबल ऑब्लिगेशन है, मतलब कि आप इनको लेकर के कानून के सामने नहीं जा सकते कि सरकार ये काम नहीं कर रही है तो करवाओ करके। जैसे कि मनरेगा के अंतर्गत कानूनी गारंटी दी गई, उस प्रकार से इनको कोई कानूनी गारंटी नहीं दी गई है। यहाँ अनफोर्सिबल वर्ड यूज किया गया है जिसका मतलब होता है अप्रवर्तनीय। अब फिर
इसीलिए जब पहली बार पशु कल्याण पर कानून बनाने के प्रयास किए गए थे तो वे इस विश्वास से नहीं निकले थे कि जानवरों को अधिकार दिए गए थे। जैसे कि उन्होंने एक अधिक प्राथमिक नैतिक उपदेश दिया था कि हमारे सामूहिक विवेक को ये क्लियर करना है कि जानवरों को अनावश्यक दर्द ना हो, पीड़ा ना हो, और यदि ऐसा हो रहा तो वो नैतिक रूप से गलत है। इट वॉज विद दिस विजन इन द माइंड, ये सब को देखते हुए क्या हुआ, पार्लियामेंट ने लागू कर दी थी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, पीसीए एक्ट 1960। लेकिन देखिए, द पीसीए एक्ट इज नॉट विथ इट्स शॉर्टकमिंग्स, पीसीए अधिनियम में कमियां नहीं हैं, हालांकि ये कई प्रकार की कार्रवाइयों का अपराधीकरण करता है जो जानवरों के प्रति क्रूरता का कारण बनती है। एग्जाम्पल, ये चिकित्सा उन्नति हासिल करने की दृष्टि से प्रयोगों के लिए जानवरों को उपयोग को अपने कवरेज से छूट देता है। मतलब मेडिकल के हिसाब से यदि आप कुछ प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको छूट दी गई है। बट व्हाट इज क्लियर, सुप्रीम कोर्ट प्रीवियसली अफर्म कर दिया था, एकदम जाहिर तौर से अपनी बात को क्लियर कर दिया था ए नागराजा के केस में। जालीकट्टू फॉल्स विथ इन द बाउंड्रीज ऑफ द एक्शन फॉरबिडन बाय द पीसीए एक्ट, मतलब कि जालीकट्टू पीसीए अधिनियम द्वारा निषिद्ध कार्यों की सीमाओं के भीतर आता है। उसमें जो जो कहा है ये मत करो, वो सारे काम जालीकट्टू में आ गए हैं। ये इस कारण से है कि अभ्यास को रेगुलेट करने का वर्तमान प्रयास एक व्यापक छूट बनाने का प्रयास करता है। मतलब यदि ये काम हो रहा है इसका मतलब ये है जो एग्जेम्पशन दी गई हैं आप उनमें चादर डाल दे रहे हैं, आंखों में धूल झोंक दे रहे हो। फिर तमिलनाडु ने अमेंड करा था पीसीए एक्ट 2017 में, तो उसने ऐसा इस आधार पर किया कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों के पास जानवरों के प्रति क्रूरता संबंधित मुद्दों पर कानून बनाने की पावर है। मतलब पार्टिकुलरली जलीकट्टू को लेकर के ये कानून आया था और उसने पीसीए एक्ट से, मतलब तमिलनाडु ने पीसीए एक्ट से इसको बाहर कर दिया जलीकट्टू खेल को। मतलब इस प्रकार से अपने आप को किसी भी प्रकार के आरोप से बचाने का प्रयास किया और ये पीसीए अधिनियम के प्रतिकूल था और अवैध था। इस सब चीज जो आरोप थे अब वो इनसे फ्री हो गई है तमिलनाडु की गवर्नमेंट। याचिकाकर्ताओं के तर्क कौन कौन से दिए गए हैं इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि क्या विधायिका के पास कानून बनाने की कैपेसिटी है। दूसरे नंबर की बात, क्या इस पर कानून संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से एक या फिर दूसरे का उल्लंघन हो रहा है। सबसे पहले याचिकाकर्ताओं ने माना था कि संघ और राज्य दोनों के पास पावर है कि वो इस विषय पर कानून बना सकता है। और जो 7वें नंबर की जो अनुसूची है कि समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 से ये रिलेट करता है, लेकिन उनके अनुसार जो जलीकट्टू है उसको रेगुलेट करने वाला जो कानून है पीसीए, ठीक है, इससे यदि हम इसको बाहर कर देते हैं जानवरों पर क्रूरता को माफ करने का प्रभाव रखता है और इसीलिए इसे रंगहीन कार्यवाही के रूप में हम देख सकते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं रिलीजियस कन्वर्जेंस को लेकर के। आजकल बहुत ज़्यादा सरकारें एक्टिव हो गई, पार्टिकुलरली बीजेपी की यदि हम बात करें, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि कोई हिंदू व्यक्ति दूसरे धर्म को अपना ले या फिर दूसरे धर्म में उसको फोर्सफुली ले करके जाया जाए। इसी पर रोक लगाने के लिए बहुत सारी सरकारों ने अपने अपने हिसाब से कानून को लेकर के आई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है जितने भी जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे हैं वो सब के सब इलीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे के दिन ये ऑब्जर्वेशन किया है कि जितने भी जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे हैं उनको हम इलीगल नहीं कह सकते हैं, जबकि वो एग्रीइंग हो गए थे टू हियर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजन। मध्य प्रदेश याचिका लेकर के आया था हाई कोर्ट के डिसीजन को लेकर के, फ्रीजिंग ए मैंडेटरी प्रोविजन रिक्वायरिंग ए पर्सन हु डिजायर टू कन्वर्ट अनदर फेथ टू गिव 60 days प्रायर इंटीमेशन। हाई कोर्ट ने कहा था मध्य प्रदेश की सरकार को कि आपने जो 60 दिन पहले अनुमति मांगने की बात कही है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, इसको आप हटा दीजिए, इसको आप फ्रीज कर दीजिए।
इसी को लेकर के मध्य प्रदेश कहाँ गया था, तो मध्य प्रदेश चला गया था सुप्रीम कोर्ट। तो एक बेंच है जिसको लीड कर रहे थे एम आर शाह, इन्होंने इशू किया था एक नोटिस, लेकिन रिफ्यूज कर दिया था टू ऑर्डर एन इंटरिम स्टे ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर। मतलब कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मना करने के लिए किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया है। इवन एज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फॉर मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश सॉलिसिटर तुषार जनरल ने क्या कहा था, कन्वर्जन इन द कंट्री इज बेस्ड ऑन मैरिज। इतना कहने के बाद भी जो है कोर्ट की तरफ से इनकी बात नहीं सुनी गई है। तो जो प्रोविजन है अंडर क्वेश्चन इज सेक्शन 10 ऑफ मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस एक्ट 2021, सेक्शन 10(1) और 10(2), इसमें अनिवार्य कर दिया गया है कि जो भी व्यक्ति कन्वर्ट करना चाहता है एंड ए पर्सन हु इंटेंड टू ऑर्गेनाइज ए कन्वर्जन respectively should give a 2 month prior declaration to the district magistrate that the proposed change of religious faith is not motivated by force, undue influence, coercion or allurement। आज का वो टाइम नहीं रहा कि बाबा साहब अंबेडकर के साथ में लाखों हजारों लोगों ने एक साथ अपना धर्म परिवर्तन किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। आज के टाइम में तो ऐसा हो गया है कि यदि आपको धर्म परिवर्तन करना है तो 2 महीना पहले से ही, 60 दिन पहले ही आपको बताना पड़ेगा कि मैं धर्म परिवर्तन कर